Hello viewers, welcome back to the channel. You are watching BJMC Communicator and I am with you सिमरनजीत सिंह. So अभी तक हमने सिलेबस में काफ़ी कुछ बात कर लिया है एंड काफ़ी सारे बच्चों को मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं एंड यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कई सारे बच्चों ने बोला कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए एग्ज़ाम के लिए. सो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक एक ऐसी वीडियोस बनाता हूँ. तो आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए आपके बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है. तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा कम्युनिकेशन से. कम्युनिकेशन हमारा जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन जब आप आते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो सब्जेक्ट होता है वो होता है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या है. तो जब आप कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सारी याद कर लेने हैं ना, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो आपको वो डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे थोड़ा सा आपका कंटेंट बढ़ जाएगा, है ना. तो क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन हो गया. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है. एंड उसके बाद में आपके पास आ सकता है व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए क्या बैरियर्स है ना. उसके बाद में आपके लिए जब ये हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर टू कम्युनिकेशन, है ना, तो आपका एक और है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसमें क्या होगा आपके पास, या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक ही आ गया, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होंगे तो ये नहीं खाली व्हाट इज कम्युनिकेशन आपके लिए 25 मार्क्स में 25 नंबर के लिए पूछ लेगा, है ना. तो आपको या तो इसके साथ आ सकता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, या फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, या फिर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, ऐसा कर सकता है. और ये क्वेश्चन एक ऐसे साथ में आ जाता है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस बैरियर्स. तो वो जो ओवरकम करने का है वो आप 7 C's लिख सकते हैं, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो वो जो आपके 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वही आपके बैरियर्स को भी रोकने में आपकी मदद करेंगे, बैरियर्स को ओवरकम करने में, है ना. तो ये आपके कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन आपके कैसे हो गए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. तो इनसे मिलजुल के आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास में आता है मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन भी आपके पास आएगा. तो मास कम्युनिकेशन में कैसे आएगा, मास कम्युनिकेशन में आपके पास आ सकता है व्हाट इज मास कम्युनिकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फंक्शंस. तो मास कम्युनिकेशन की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शन का एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा. एंड उसके बाद में फिर या तो ना वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे बनेंगे. तो ये दो क्वेश्चन में जो आपको अगले बता रहा हूँ तो ये आपका ऐसे बन सकता है कि अभी वो एग्ज़ाम में ना ये नहीं, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन के जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो वो आपसे ये भी आपके एग्ज़ाम में एक तरीके से आपकी नॉलेज भी चेक की जाती है ना. तो फोक, ट्रेडिशनल मीडिया एंड न्यू मीडिया, तो न्यू मीडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है ना. या फिर अगर बेसिक जो क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस से आएगा तो वो क्वेश्चन आपका कुछ यूँ आएगा कि वट आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, वट आर द टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, है ना. तो उसके अंदर सबसे पहले आपका आ जाएगा ट्रेडिशनल मीडिया, फोक मीडिया, उसके बाद में आपका आ गया न्यू मीडिया. या फिर वो आपसे ट्रेडिशनल मीडिया न्यू मीडिया में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं. तो ये एक चीज़ आपकी बन जाएगी, है ना. या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि आजकल जो न्यू मीडिया वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो मास कम्युनिकेशन में कैसे अपना योगदान दे रहा है, उससे मास कम्युनिकेशन कैसे और ज़्यादा मजबूत हो रही है और तेज़ी से हो रही है. तो ये भी न्यू मीडिया में एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है. देन एक आपके पास आ सकता है मास मीडिया एक्टिविज्म. मास मीडिया एक्टिविज्म क्या होता है, क्या है, एंड इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी आपको बताने पड़ेंगे, है ना. तो ये आ सकता है. या फिर अभी करंटली मास मीडिया एक्टिविज्म में अभी कौन से हाल ही में कुछ आंदोलन हुए हैं, या फिर है ना कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं. तो वो क्वेश्चन एक आपका आ सकता है. तो ये आपकी जनरल नॉलेज भी इससे चेक हो जाएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस भी इससे चेक हो जाएगी और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा. तो मास मीडिया एक्टिविज्म भी आप अच्छे से करके जाइएगा. देन हम आगे आते हैं मॉडल्स पे. अब मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन आप पढ़ रहे हो तो कम्युनिकेशन के मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं. कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं. एरिस्टोटल का मॉडल है, शैनन वीवर, विल्बर्सक्रैम, लैसवेल, गर्बनर, मैकॉम्ब, है ना. उसके बाद में मतलब बहुत सारे हैं, मैकलीन वेस्ले का है, उसके बाद में स्पायरल ऑफ साइलेंस है ना. तो इतने सारे जब आपके पास मॉडल्स हो गए तो आपको क्या करना है कि बस तो आपको ऊपर ऊपर से सब पे नज़र मार लेनी है ना. उसके बाद में अगर मैं आपको कहूँ तो देखो इतनी सारी डेट्स आप याद करो वो करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा डेट्स याद करना. तो जो हमारे टाइम पे आया था जब हम बैचलर जब मैं कर रहा था उस टाइम पे हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो थे शैनन वीवर का. हमें इंपॉर्टेंट बताया गया था कि शैनन वीवर का जो मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है, लेसवेल का मॉडल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपका गवर्नर का मॉडल इंपॉर्टेंट है, आपका एजेंडा सेटिंग जो मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजेंडा सेटिंग थ्योरी और एजेंडा सेटिंग मॉडल दोनों चीज़ें. तो ये भी एजेंडा सेटिंग जो
आपका मॉडल है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन आप स्पायरल ऑफ साइलेंस के ऊपर कुछ पूछा जा सकता है। तो जहाँ तक है मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है उसमें आपके लिए शैनन एंड वीवर का मैथमेटिकल मॉडल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। गर्बनर का मॉडल कर लीजिएगा, उसके बाद में लेसवेल का मॉडल कर लीजिएगा एंड एजेंडा सेटिंग। तो मेरे को ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लगते हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे थ्योरीज पे। थ्योरीज क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ये एक थ्योरी है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको आप कह सकते हैं यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाएगा। उसके बाद में नॉर्मेटिव थ्योरीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नॉर्मेटिव थ्योरीज के अंदर आपके पास काफ़ी सारी थ्योरीज आ जाती हैं, लिबर्टेरियन, अथॉरिटेरियन, सोवियत, मीडिया, उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट। तो आपके पास काफ़ी सारी जो थ्योरीज हैं वो आपके पास नॉर्मेटिव थ्योरीज में आ जाती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ये तो नहीं है, अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कहेगा आपको सारी नॉर्मेटिव थ्योरीज एक्सप्लेन करो, कह भी सकता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, क्योंकि अगर आप नॉर्मेटिव थ्योरीज अच्छे से पढ़ के जाइए तो पढ़ के जाइएगा। पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप नॉर्मेटिव थ्योरीज अच्छे से पढ़ के गए तो उसके बाद में आपके साथ क्या होगा कि आपको ये लगेगा ना कि ओ मेरे को तो सारी आती हैं, तो मैं पेज भर सकता हूँ या भर सकती हूँ ईजिली। तो फिर भी खाली इंपॉर्टेंट लिखिएगा। नॉर्मेटिव थ्योरीज अगर आ जाती है सारी पढ़ लीजिएगा, ईजी है। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी आपके लिए बना के डाल दूंगा। सो आपको नॉर्मेटिव थ्योरीज अच्छे से देख लेने। इसमें भी अथॉरिटेरियन और लिबर्टेरियन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स आते हैं उसके अंदर आपको कोई भी ये थ्योरी पूछ सकता है। शॉर्ट नोट के अंदर आपको कोई भी थ्योरी या कोई भी मॉडल पूछा जा सकता है। तो उस शॉर्ट नोट के लिए हर किसी को ब्रीफ में तो पढ़ ही लीजिएगा। अगर बड़ा आ गया तो आप थोड़ा सा अपना कंटेंट और ऐड करके उसको बड़ा करके बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट नोट में आया तो हर जो भी आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है उसको थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि मैं ये छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ या ये छोड़ देती हूँ और सिलेबस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा और वो शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो आपके पास जो चीज़ आपने छोड़ी होती है या फिर किसी के बारे में आपको कंटेंट कम होता है आपके पास, तो वो आपके लिए समस्या हो सकती है आपको लिखने में, है ना। नेक्स्ट अब हम आते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका क्या है कि अभी साइंटिफिक टेम्पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो है साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर को सबसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, हमारे टाइम में ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और साइंटिफिक टेम्पर। दोनों क्वेश्चन आए हैं 25 मार्क्स में, 15 मार्क्स में। तो फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आपको पढ़ के जाने हैं दोनों, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी रेलिवेंस क्या है और प्रैक्टिसेस क्या है, ये आपको पढ़ के जाना। उसके बाद इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिया आज़ाद हुआ, उस तक में क्या क्या जो लैंडमार्क्स हैं वो हर चीज़ आपको पढ़ के जानी है। 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1947 जिस दिन हमें फ्रीडम मिली, 14-15 अगस्त की रात तक, उस दिन तक का आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। सारे इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स पढ़ के जानी है। उसके बाद में आपके पास आ सकते हैं फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पढ़ के जा सकते हैं। इसमें जो है आपसे डिफरेंस पूछ सकता है दोनों चीज़ों में, ये आपको करना है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, कौन सा चल रहा है, तो ये मतलब टाइम के अकॉर्डिंग है कि अभी 5 ईयर कौन सा प्लान है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो कब आया था, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो याद करके जानी है ना। इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है इसके ऊपर आपसे। उसके बाद में आपके लिए LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है, ये इंपॉर्टेंट है। FDI क्या है, BPOs, KPOs, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आ गया मार्जिनलाइजेशन। उसके बाद में और जो रिजर्वेशन है, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो है कि मार्जिनलाइजेशन बिल्कुल ही पढ़ के जाना है। मार्जिनलाइजेशन आपके लिए एक मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में और जो लास्ट एक मैं कहूँ इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल एक्टिविज़म भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, एक है आपके पास साइंटिफिक टेम्पर, सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फिर आपके लिए फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, शॉर्ट नोट भी आ सकता है इनके ऊपर,
प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का लिखिए, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे लिखिए 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट ये आ सकता है। या फिर उसके बाद एक आपके पास 5 ईयर प्लान्स पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, क्या इनमें से तीनों को अलग अलग करें, क्या कैसे भी इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। या फिर ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास। उसके बाद में मार्जिनलाइजेशन के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स पे। डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स में आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आपको डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक होता क्या है ना, डीएनजी क्या है, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। डेफिनेशंस बेसिक जो चीज़ें वो आपको नॉलेज होगी, क्योंकि जितना आपने 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर में लगाए हैं तो, है ना। तो उसके बाद में डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग, ये चीज़ आपको पढ़ के जाने ये आ सकती है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ गया टाइपोग्राफी पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है हमारे टाइम पे टाइपोग्राफी पे। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कलर। तो कलर स्कीम, कलर साइकोलॉजी, कलर का प्रोडक्शन, है ना, इन सारी चीज़ों पे जो कलर स्कीम और कलर साइकोलॉजी है, इनके ऊपर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे टाइम पे टाइपोग्राफी और कलर के ऊपर, दोनों के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए आ गया कंपोनेंट्स ऑफ लेआउट एंड लेआउट प्लानिंग, ये आपको पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में। देन पैकेज डिज़ाइनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में आपके पास शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं ना, पैकेज डिज़ाइनिंग क्या, ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। या फिर जो हमारे पास है पोस्टर डिज़ाइनिंग के ऊपर शॉर्ट नोट कोई आ सकता है, लोगो डिज़ाइन पे, ब्रोशर डिज़ाइन पे, इनके ऊपर भी आपके पास शॉर्ट नोट आ सकते हैं। देन उसके बाद में प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, प्रिंटिंग की हिस्ट्री पे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। देन आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग पे WYSIWYG पे क्वेश्चन आ सकता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कंटेम्प्रेरी प्रिंटिंग मेथड्स, लेटर प्रेस, ऑफसेट एंड डिजिटल, इसके ऊपर आपका जरूर क्वेश्चन आ सकता है। आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है ऑफसेट एंड डिजिटल प्रिंटिंग में। तो ये जो है आपका कंटेम्प्रेरी प्रिंटिंग मेथड्स, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, कलर, उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ लेआउट, देन हमारे पास में डिज़ाइनिंग में आई पैकेज डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ब्राउज़र डिज़ाइन। उसके बाद में आपके पास हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस। देन आपका आ गया कंटेम्प्रेरी प्रिंटिंग मेथड, लेटर प्रेस, ऑफसेट या फिर डिजिटल। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे डिज़ाइन एंड ग्राफिक में, डीएनजी में, ठीक है। उसके बाद में अब जिन बच्चों ने, कुछ ने ले रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ बच्चों ने ले रखा है आपका राइटिंग स्किल्स, है ना। तो आपको मैं पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपको करनी है डेफिनेशन, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या होती है ना, पर्सनालिटी क्या होती है। तो पर्सनालिटी की कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस और मीनिंग, इनका जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैं इतना जोर आपको इसीलिए दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है तो कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पर्सनैलिटी की डेफिनेशन लिख के, डिज़ाइनिंग ग्राफिक में डिज़ाइन क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स क्या है, राइटिंग स्किल्स की अगर बात करें तो उसमें आप ये लेके चालू कर सकते हैं, है ना। तो पर्सनालिटी में सबसे पहले पर्सनालिटी का मीनिंग, डेफिनेशन करके जाना है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, जरूर होंगे। उसके बाद में मॉडल्स ऑफ, जो आपके मॉडल हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के, जो हैरी विंडो एंड आपका स्वॉट एनालिसिस। तो जो हैरी विंडो या स्वॉट एनालिसिस पे जरूर क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही, तो इसको करके जाइए। शॉर्ट नोट और लॉन्ग भी हो सकता है, या तो वो कह सकते हैं कि स्वॉट कीजिए किसी कंपनी का या आपका अपना भी, है ना। तो ये आपसे पूछ सकते हैं जो हैरी विंडो क्या है ना। उसके बाद में ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये भी आपको करके जाना है। देन आपका हो गया पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। देन आपका आ गया इंटरपर्सनल एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, है ना, जो भी क्वेश्चन सेट करेगा, पैटर्न सेट करेगा। उसका में पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट फॉर मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ये आपको पर्सनालिटी और प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और ये मोस्टली मैं कहूँ तो आता ही है। नेक्स्ट आपका आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपका सिग्निफिकेंस ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप पे क्वेश्चन आता है, इनके ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर मीडिया एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप, इनके ऊपर आपके शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं।
तो ये अच्छे से करके जाइए। उसके बाद में रोल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, होम, स्कूल, सोसाइटी एंड मीडिया, तो ये आपको करके लेके जाना है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मीडिया कैसे किसी की पर्सनैलिटी डेवलप करने में अपना योगदान देता है, या मीडिया का क्या रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, है ना। या फिर सोसाइटी का क्या रोल है, घर का, होम का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, किसी कॉलेज का, है ना, इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। तो ये आपको करके जाना, और मीडिया का जरूर आ सकता है, तो मीडिया करके जाना है। देन आपका है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन की आर्ट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। तो यहाँ पे आपके पास है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो हैरी विंडो स्वॉट एनालिसिस। देन आपका आ गया पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। फिर आपका है इंटरपर्सनल एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। देन आपका है पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट जो आपको चाहिए मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में मीडिया, सोसाइटी या घर का, स्कूल का क्या रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल में आपका जो है राइटिंग फॉर न्यूज़ एंड नॉन न्यूज़ मीडियम्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में एथिक्स इन मीडिया राइटिंग, एथिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए बिल्कुल आ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में उसके बाद में राइटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मीडिया राइटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें क्या एथिक्स का क्या एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद में आपके लिए जो राइटिंग का पूरा प्रोसेस है वो पूछ सकता है, वो जो होता है ना, मतलब पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया होगा, आइडिया ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में ऑडियंस एनालिसिस, ये पूरा ऐसे ये क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके पास आता है। जो आपका होता है आइडिया टू स्क्रीन, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। वो आपका टेलीविज़न प्रोडक्शन में एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो पूरा आइडिया टू स्क्रीन, वो फोर्थ सेमेस्टर की बात है। चलो तो हम यहीं पे आगे बढ़ते हैं। देन हमारा एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एपीएस स्टाइल शीट बेसिक्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाइएगा। देन उसके बाद में शॉर्ट नोट आपके क्या आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, समरी क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, एसे क्या होता है, कॉलम राइटिंग क्या होती है, ये आपको जरूर करके जाना है। देन उसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग स्किल्स एंड एटिकेट्स, ये आपको करके जाना, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना तो वो करंटली आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फिर आगे आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होती हैं, ट्रांसलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी है ट्रांसलेशन पे एक क्वेश्चन बनता है पूरी यूनिट में से कुछ भी, तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा ट्रांसलेशन में, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ना। फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, ये आपके लिए बन सकता है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है, तो राइटिंग में हमने क्या बात की, हमने बात की राइटिंग फॉर न्यूज़ एंड नॉन न्यूज़ मीडियम्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर हमने बात की एथिक्स इन मीडिया राइटिंग। फिर हमने बात की एडिटिंग फॉर्मेटिंग, एपीएस स्टाइल बेसिक शीट बेसिक। उसके बाद में हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट, समरी, पैराग्राफ, एसे, कॉलम राइटिंग। फिर है इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग स्किल्स एंड एटिकेट्स। वही हमने ऊपर भी बात की थी कि राइटिंग के लिए क्या एटिकेट्स हैं, क्यों ज़रूरी है, वो आपको करके जाना है। देन आपको एक क्वेश्चन आपका जो है वो ट्रांसलेशन पे बनेगा, तो ट्रांसलेशन की सिग्निफिकेंस, टाइप्स, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ये आपको करके जाना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यही हमने बात की, एंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से करके जाना होता है, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं आने के, है ना। तो वही है, एक तो मैंने आपको बोल दिया है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया है, उसके अंदर आपका वो क्वेश्चन आना ही आना है साइंटिफिक टेम्पर का। तो साइंटिफिक टेम्पर जरूर करके जाइए, हर साल आता है, इस साल ना आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो क्वेश्चन हर साल आता है ना। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ है, ये आपको करके जानी है। सो चलिए, बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी और, बाकी जो अगले सेमेस्टर से उनकी वीडियो भी आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी इंस्टा आईडी है BJMC_communicator, एंड हमारी ईमेल आईडी है, ईमेल का आप कर सकते हैं communicatewithcommunicator@gmail.com, और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, मैं जल्दी से जल्दी आपका जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबके अच्छे मार्क्स आ जाएँ और आपके लिए बढ़िया हो एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।